जेजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा भी उस वक्त मौजूद थे। पूर्व विधायक सतविंदर राणा ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। जेजेपी नेता सुरेंद्र लेखा, रमेश गोद्रा ने भी कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्व विधायक अमीरचंद मक्कड़ के बेटे ने भी कांग्रेस का हाथ थामा है। रामकरण काला के दोनों बेटे कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं पूर्व विधायक रघु यादव के बेटे भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि निशान सिंह बहुत पहले ही जेजेपी से इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हुए। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा भी वहां पर मौजूद थे। उनके साथ साथ जेजेपी से संबंध रखने वाले कई नेता और पूर्व विधायक के जो बेटे हैं वो भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पूर्व विधायक सतविंदर राणा ने कांग्रेस ज्वाइन की है। जेजेपी नेता सुरेंद्र लेखा, रमेश गोद्रा, पूर्व विधायक अमीरचंद मक्कड़ के बेटे, रामकरण काला के दोनों बेटे और पूर्व विधायक रघु यादव के बेटे कांग्रेस में शामिल हुए हैं। गुरुग्राम से जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया ने बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा। फाजिलपुरिया ने कहा कि मोदी की गारंटी के दौर में बीजेपी सांसद बार बार मौका क्यों मांग रहे हैं। 5 बार के सांसद का फिर से 5 साल मांगना दिखाता है कि काम नहीं किए। इतना ही नहीं, फाजिलपुरिया ने कहा कि अगर बीजेपी सांसद ने पिछले 20 सालों में जो वायदे किए थे, अगर उनको पूरा करने की वो लिखित गारंटी एफिडेविट में देते हैं तो वो खुद अपना वोट बीजेपी उम्मीदवार को देंगे और खुद चुनाव से हट जाएंगे। जो 20 साल में नहीं कर पाए उन 5 साल में कैसे कर देंगे। जब भी उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है, चुनाव का समय आता है, एक गुब्बारा फुला देते हैं और चुनाव जीतते ही गुब्बारा फूट जाता है। और अब की बार जनता ऐसा नहीं होने देगी। अब की बार ये झूठे वादों पे कोई विश्वास नहीं करेगा। हर बार 5 साल कह के अब की बार जिता दो, अब की बार जिता दो। जिता देंगे, मैं खुद वोट दूंगा उनको, मैं खुद बैठ जाऊंगा। अगर वो आजकल तो गारंटी का समय चल रहा है ना, तो गारंटी दे, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे कि जितने 20 साल के अंदर उन्होंने घोषणाएं करी थी उनको पूरी करें। जो आज गांव गली गली सीवर ओवरफ्लो हो रहे उनको ठीक कराएं। 2009 से मेट्रो का पिलर आगे नहीं बढ़ा है, वो करके दे। सरकारी अस्पताल मैदान से अच्छा बना के दे, आर्टेमिस से अच्छा बना के दे। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको अपग्रेड करके दे। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बना के दे। बड़े बुढ़ों की जो पेंशन अटकी पड़ी हैं उनको दे। गाँव के अंदर जो कूड़ा भरा पड़ा है उनको साफ कराए। और बीजेपी में पहले उम्मीदवार ने आज नामांकन भर दिया है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने नामांकन भर लिया है। सीएम सैनी राव इंद्रजीत सिंह के साथ मौजूद रहे। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी है राव इंद्रजीत सिंह। और इस नामांकन के दौरान सुधा यादव, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी उनके साथ मौजूद थे। विधायक सुधीर सिंगला भी उस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी ने गुरुग्राम में इससे पहले विजय संकल्प रैली की। हुंकार भरी यहां से बीजेपी उम्मीदवार ने भी और सीएम सैनी ने भी। इसी के साथ साथ सीएम सैनी ने नामांकन के बाद सभी सीटों पर जीत का दावा भी किया। क्योंकि 10 की 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। और राव साहब बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में राव साहब की बड़ी भूमिका होगी। कमल का फूल गुरुग्राम लोकसभा से जाएगा। बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन भरा, लेकिन कांग्रेस में कलह शुरू हो चुकी है। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है। टिकट कटने पर करण दलाल ने बागी तेवर दिखाए हैं। महापंचायत बुलाकर उन्होंने हुंकार भरी। पार्टी हाईकमान से टिकट को बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण गलत हुआ है। फरीदाबाद की जनता विरोध में है।
पार्टी नेताओं पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पंचायत के सामने बड़ी बड़ी ताकतों को झुकना पड़ता है। पंचायत उन ताकतों को झुकाना जानती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह और किरण चौधरी भी टिकट वितरण से खुश नहीं है। ये सब कुछ कहा है करण दलाल ने। गद्दावर नेता करण दलाल, जिन्होंने आज महापंचायत बुलाई थी, उनकी टिकट कटी है, उसके बाद से वो नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने पार्टी नेताओं पर भी गंभीर इल्जाम लगाए। साथ ही ये कहा कि पंचायत के सामने बड़ी बड़ी ताकतों को झुकना पड़ता है। उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और किरण चौधरी भी जो टिकट वितरण हुआ है उससे खुश नहीं है। जो कांग्रेस के लोग बीजेपी का साथ दे रहे थे, तो आज इस मिली भगत की लड़ाई को जो लोकसभा के चुनाव के रूप में हमारे सामने आएगी, इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसलिए महापंचायत का सहारा लिया है। महापंचायत हमारे इलाके की पूरे देश और दुनिया में हमारी ताकत से वाकिफ है और हम यही निवेदन कर रहे हैं, भाई हमें मजबूर मत करो, हम लड़ना जानते हैं, हम इस हरियाणा की ताकतों को झुकाना जानते हैं, हमने झुका करके भी दिखाएंगे। पा जाएंगे तो ठीक है, वरना तो जो पंचायत का फैसला है 3 दिन में पता लग जाएगा, जो डेलीगेशन वहां जाएगा। अगर नहीं होती है तो फिर हम आपस में बात करके और इलाके को लुटने नहीं देंगे। जो इलाके को लुटने का, परिवारों की राजनीति को कायम करके, इलाके के हितों को जो दरकिनार करके एक गुलाम व्यवस्था का जो फरीदाबाद में खड़ा किया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। क्या महेंद्र प्रताप जी को टिकट सिर्फ इसलिए मिली है कि कृष्णपाल को फायदा हो सके, ये कहना है आप? देखिए, मैं महेंद्र प्रताप जी का लिए मैंने खुद पहले कहा था कि वो लड़ना चाहें तो हम टिकट मांग ही नहीं रहे। जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, उन्होंने महेंद्र प्रताप को जबरन घर से आगे निकाल करके खड़ा किया इलाके का नुकसान करने के लिए। ये ना पार्टी का कोई नियम है, ना कोई सभ्यता है, ना ये कोई राजनीति। और हमारे सहयोगी अंकित दुदानी ने दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है दीपेंद्र हुड्डा ने। हुई है, उनसे बात करेंगे। दीपेंद्र जी, कैसे देखते हैं आज काफी ज्वाइनिंग्स आपने करवाई है? नमस्कार जी सर। आज मैं समझता हूं कि ये लगातार जो कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी के परिवार में वृद्धि हो रही है, इस बात का संकेत है कि आने वाले समय कांग्रेस का हरियाणा में। क्या लगता है कि कांग्रेस की टिकटों में लेट हुए, लेकिन उम्मीदवार कहीं ना कहीं एक चर्चा के अंदर है कि काफी सशक्त उम्मीदवार दिए? कांग्रेस 10 की 10 सीट पे इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हमें विश्वास है। आप खुद रोहतक लोकसभा से लड़ रहे हैं, पिछली बार भी आपने फाइट की थी, हालांकि कुछ वोटों से रह गए थे, अब की बार किस तरह का? पूरा विश्वास है कि रोहतक से बड़े बहुमत के साथ रोहतक से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करके हैं, हमें जिताने का काम करेंगे, लेकिन रोहतक ही नहीं, 10 की 10 सीट पर कांग्रेस का हमारा गठबंधन जीतेगा। दीपेंद्र जी, आप राज्यसभा सदस्य भी हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी सवाल उठा रही है कि राज्यसभा होते हुए लोकसभा लड़ रहे हैं। उनको क्यों तकलीफ है? उनको इस बात की क्या तकलीफ? तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी टिकट वितरण के बाद कुछ नेताओं के अंदर एक सुर उभरे कि विरोध के सुर उभरे, उनको कैसे देखते हैं आप? सभी हमारे बहुत ही सम्मानित नेतागण हैं कांग्रेस पार्टी के और सभी एकजुटता से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेके चलेगी। रोहतक लोकसभा में थोड़े से मार्जिन से रह गए थे, अब आप जाके लोगों को कह रहे हैं कि अब की बार पूरी कसर निकालनी है, तो कैसे बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप भड़का रहे हैं ऐसा? देखिए, मैं समझता हूं कि रोहतक के लोग मुझे जानते हैं और रोहतक के लोगों के साथ एक मेरा बड़ा आत्मिक संबंध है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। करनाल से जो उम्मीदवार उतारा है वो आपका ही दिव्यांशु बुद्धिराजा, आपका लगाया हुआ पौधा है। क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने वो उम्मीदवार टिक पाएगा? मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से कांग्रेस करनाल समेत हम 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीतने जा रहा है हरियाणा में। संविधान को बचाने की बात आपने कही है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार आती है दोबारा तीसरी बार तो संविधान को खतरा हो सकता है, आप कैसे कहना चाहते हैं? देखिए, ये इस पार्टी ने, भाजपा के सत्ता दल ने लगातार लोकतंत्र पे प्रहार किया, संवैधानिक हर संस्था पे प्रहार किया, लगातार संवैधानिक पदों को और सरकारी नौकरियों को समाप्त करने का काम किया। जो इन लोगों के संवैधानिक अधिकार थे सरकारी नौकरियों में, उनको उनसे वंचित रखने का काम किया। और इनके बयान आए, इनके खुद के बयान आए, मोहन भागवत से लेकर अनंत कुमार हेगड़े तक, सब ने कहा कि 400 पार का जो नारा है वो इसीलिए है कि 400 पार के बाद संविधान को हम तोड़ने का काम करेंगे। ये अहंकार है,
लोग संविधान को तो हम टूटने नहीं देंगे, लेकिन भाजपा के घमंड को जरूर लोग तोड़ने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा कि 400 पार का नारा दिया है, लेकिन 2 जो चरण के मतदान हुए उसके बाद कहीं ना कहीं वो नारा कैसे देखते हैं आप? 2 चरण के मतदान के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की भाषा में असत्य और कटुता जिस रूप से आई है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जो बातें कहने शुरू करी हैं, दोनों पहले प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान के रुझानों के बाद, तो उस रुझानों में क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रहे हैं। ये मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय यही पार्टी थी भाजपा जनसंघ, जिन्होंने गठबंधन किया था आजादी, देश की आजादी से पहले। शायद ये अपनी पार्टी के अतीत को याद कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा, इनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी ही पार्टी के घोषणा पत्र को याद कर रहे हैं, अतीत को याद कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मुस्लिम लीग में ही थे और जो विषय हैं उनके ऊपर भी स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी बात रखी है। कैमरामैन अमन के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। तो आपने सुना, दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। उन्होंने बीजेपी पे वार किए हैं और साथ ही साथ सभी 10 सीटों को जीतने का दावा भी यहां पर किया है। लेकिन अब रुख करेंगे अगली अहम खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। जेजेपी ने इससे पहली लिस्ट में 5 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और दूसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ 10 की 10 सीटों पर जेजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। आपको बता दें कि अंबाला लोकसभा से किरण पूनिया होंगी जेजेपी प्रत्याशी और कुरुक्षेत्र से पालाराम सैनी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। करनाल से देवेंद्र कादियान को जेजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सोनीपत लोकसभा सीट से भूपेंद्र मलिक जो है वो चुनाव लड़ेंगे। रोहतक से जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान को टिकट मिला है। करनाल उपचुनाव में राजेंद्र मदान उर्फ रामा मदान को उम्मीदवार बनाया गया है। तो पहली लिस्ट में 5 उम्मीदवारों की घोषणा जेजेपी की तरफ से की गई थी। इसके बाद दूसरी लिस्ट जो है जननायक जनता पार्टी द्वारा जारी कर दी गई है। अपनी दूसरी लिस्ट में करनाल में होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा भी जो है जेजेपी ने कर दी है। तो ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि नामांकन का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, जहां उन्होंने हरियाणा की 11 सीटें जीतेंगी बीजेपी ये दावा किया है। 10 सीटें लोकसभा की और एक करनाल उपचुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया। संविधान बचाने की बात कांग्रेस करती है, कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं कर सकते। कांग्रेस पे बड़ा वार जो है अनिल विज की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी दादी का इतिहास जो है वो राहुल गांधी को याद करना चाहिए, जब इंदिरा गांधी ने लोगों के मौलिक अधिकार तक खत्म कर दिए गए थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। अनिल विज धनखड़ और रामविलास शर्मा से मिले थे, इसीलिए लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था। इसे लेकर अनिल विज ने कहा कि वो मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे मिलकर मैंने कोई अपराध नहीं किया है। वो मेरे तब के दोस्त हैं जब मैं बैंक में नौकरी करता था, उनसे मिलकर मैंने कोई गलती नहीं की है। इसके साथ साथ जो सवाल उठ रहे हैं उसे लेकर उन्होंने कहा कि क्या इसके लिए मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे। और क्योंकि हमारा तो लगातार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता और समय आते उनकी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। बाकी पार्टियों का तो कोई संगठन ही नहीं है। हमारी पन्ना प्रमुख तक कमेटियां बनी हुई हैं और हम पूरे जोश के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं और 10 की 10 लोकसभा की और करनाल का जो बाई इलेक्शन हो रहा है जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, भारी मतों से जीतेंगे। जो भी सामने आएगा वो उखाड़ दिए जाएंगे। 1 महीना लगाया इन्होंने, 1 महीना ये ग्रुप लड़ते रहे हैं, हुड्डा ग्रुप और एसआर के ग्रुप, 1 महीना तक। और अब जिस दिन से लिस्ट बाहर आई है, अब झगड़े बाहर शुरू हो गए। किरण चौधरी अलग मीटिंग कर रही है, वरिंदर सिंह अलग मीटिंग कर रहे हैं, करण दलाल अलग मीटिंग कर रहे हैं।
तो ये तो अभी तो एक दिन हुआ है, आप चुनाव वाले दिन तक देखना कि इनका क्या हाल होता है। संविधान के साथ बुरा हाल कांग्रेस पार्टी ने किया है, उतना किसी और ने आज तक नहीं किया। राहुल गांधी को अपनी दादी का इतिहास देखना चाहिए, इंदिरा गांधी का, किस प्रकार से लोगों के मौलिक अधिकार सारे खत्म कर दिए थे। इमरजेंसी लगा के संविधान को पैरों तले रौंदकर उसने लगभग 1.25 लाख लोग जेलों में डाल दिए थे, बड़े बड़े नेता जेलों में डाल दिए थे। सवाल है कि एक आपने आज ट्वीट किया गले मिलते हुए रामविलास शर्मा से और ओम प्रकाश धनखड़ से, और उस पर शेर व शायरी भी लिखी कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो गई हैं, कैसे देखते हैं? कोई अपराध कर दिया मैंने? पार्टी के नेता हैं, दोनों प्रधान रहे हैं और मेरे बहुत पुराने संबंध है। रामविलास जी से तो जब मैं बैंक में काम करता था, क्योंकि पार्टी से तो मेरा विद्यार्थी जीवन से ही संबंध हो गया था, तो जब भी वो अंबाला छावनी आते थे मेरे घर पे सोते थे। मेरे पास उनके साइज की चारपाई नहीं थी, मैं 2 चारपाई जोड़ देता था और मेरे घर सोते थे। अरे हम सामाजिक प्राणी भी तो हैं, कोई प्रतिबंध लगा रखा उनसे मिलने के लिए? क्यों ऐसी बात उठाई जाती है? हमारे मित्र हैं, मिलते हैं, हम सबसे मिलते हैं और मिलूंगा। मैंने कहा है कि हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे।